ताहिर खान साहब, आप ये बताइएगा कि अब एक अजीब सूरत हाल है। कल जब तकरीर की अपना मौक़िफ़ देने के लिए सदर बाइडन पर बड़ी तनकीद हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था सदर अशरफ गनी से कि मुज़ाकरात कर लें, पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लें, मगर उन्होंने कहा नहीं, अफगान फ़ौज लड़ेगी, अब वही नहीं लड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारे इंखला का फैसला दुरुस्त था। मगर तालिबान ये कह रहे हैं कि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अशरफ गनी से कि उन्होंने इस्तीफ़ा देना है, फिर मामलात होंगे, मगर वो वैसे ही भाग गए। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो ये अमरीकियों के बगैर नहीं हुई होगी, उनके इल्म में लाए बगैर नहीं होगी, क्योंकि मुज़ाकरात का हिस्सा वो भी हैं। ये क्या, कौन ठीक कह रहा है, क्या हुआ है? क्या अशरफ के गनी साहब अचानक भाग गए, अमरीकियों को भी नहीं पता चला, या फिर बाइडेन अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमरीकी सदर गलत बयानी कर रहे हैं। ये जो काबुल में पहले पाकिस्तान का जो अगर मौक़िफ़ होता था या पाकिस्तानी में यहाँ एक बहस जब होती थी टीवी चैनलों में, तो अमेरिका के किरदार के हवाले से तो पाकिस्तानी बड़े वाकिफ़ है, जिस तरह कि अभी पाकिस्तान के साथ रवैया है। और चलो अगर थोड़ा माजी में चले जाएं कि जो ही आखिरी रूसी वहाँ से चला गया अफ़गानिस्तान से, तो सबसे पहले वार अमेरिका ने पाकिस्तान पे किया। F-16 आपने पैसे दिए हैं, अत्ता के पैसे भी नहीं दे रहे वापस, कह रहे थे कि इसके गंदम मिलेगी आपको। आप 2017 डोनाल्ड ट्रंप की जो जनूबी एशिया की पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान की मजम्मत की उन्होंने। फिर 2018 जनवरी 1 को जो सदर ट्रंप का ट्वीट था पाकिस्तान की, उसने मजम्मत की। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ी अक्टूबर 2018 में कि वो मुज़ाकरात शुरू कराने हैं तालिबान से, तो फिर पाकिस्तान की तरफ आना पड़ा उसको। फिर जब 2019 अगस्त में सदर ट्रंप साहब ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात रोक लिए थे, फिर उनको मार के कैसे शुरू करे, तो ज़ल्फ़े खलीज़ाद सितंबर में इमरान खान साहब से यूनाइटेड नेशन में मिले कि हम चाह रहे हैं कि दोबारा शुरू कर दें, आप मेरी मदद करें। तो आपको याद होगा कि फिर तालिबान और ज़ल्फ़े खलीज़ाद पाकिस्तान आ गए थे अक्टूबर 2019 में, मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए और फिर वो एग्रीमेंट का भी ऐलान हो गया। अमेरिका अपने मफादात का है, और ये जो अफगानिस्तान आया था उसने कह दिया ना सदर बाइडन ने कि हमने हमारे मकासद तो पूरे हो गए। और ये बात उसकी बिल्कुल दुरुस्त है कि 3.5 लाख आपकी फौजी है, हम आपको एयर सपोर्ट अभी भी दे रहे हैं, आपको उनके बम्बिंग कर रहे हैं तालिबान की पोजीशंस को, तो जंग तो आपने लड़नी है। सदर बाइडन तो इस बयान से पहले ये भी कहा था कि उनको अफगान फोर्सेस पे ज्यादा एतमाद है और तालिबान पे नहीं है। उनका तो यह ख्याल था कि वो लड़ेंगे, लेकिन जब वो नहीं लड़ सके तो फिर सदर बाइडन की बात तो दुरुस्त है कि अमेरिका ने तो नहीं लड़ना। उसने तो पहले भी कह दिया था कि अमेरिका अपनी एक नई नस्ल को वहां पर नहीं भेजेंगे अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में उनको, अब आज मैं देख रहा था मिल्ली टेलीविजन जो अफगानिस्तान की कौमी टेलीविजन है, उसके जो सरबराह थे जो चले गए अफगानिस्तान से, अब हमारे दोस्त भी है, बीबीसी में हमारे कुलीग भी थे, तो उसने कहा कि आपने जो सदर बाइडन के बयान के नीचे के कि आपने हमारे साथ गद्दारी की। भाई गद्दारी कैसी की है उन्होंने? ऐलान तो पहले हुआ था, बल्कि सदर जो बाइडन ने तो जो 1 मई को तमाम अफवाज ने निकलना था उन्होंने तो उसको डिले कर दिया। अभी भी अमरीकी फौजी मौजूद है, 31 अगस्त से सब ने जाना है, तो गद्दारी कैसे हो गई? तो जो मामला तो पहले से तय हुआ था कि ये लोग जाएंगे, और यही तवक्को थी कि अगर पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं, इमरान खान बार बार क्यों कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि सियासी हल होना चाहिए था, सियासी हल होना चाहिए, लेकिन सियासी हल तो फिर अफगानों के हाथ में है। अगर तालिबान और अफगान हुकूमत हल नहीं करते थे तो अमेरिका उसमें क्या कर सकता है? अमेरिका तो नहीं लड़ सकता। तो मेरे ख्याल में सदर बाइडन का बयान बिल्कुल दुरुस्त है, और किसी को तवक्को नहीं थी कि इसी तरह अशरफ गनी साहब और उनकी कैबिनेट और वो चली जाए। तो लिहाजा मेरे ख्याल में दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, और ये सिर्फ नहीं कि जो बाइडन को लोग गद्दार कह रहे हैं, आप यकीन कीजिए, आप सोशल मीडिया पे जाइए, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे सदर अशरफ गनी साहब के, वो आप जाएं उसमें देखें तो वो बिल्कुल उलट हो गए हैं, क्योंकि सारे लोग अपने लीडरशिप से भी पूछती है क्या। और तालिबान की स्ट्रेटजी देखें, तालिबान कैसे उन्होंने घेर लिया काबुल को। शुरू किया उन्होंने शुमाल से, गैर पश्तून इलाकों से शुरू किया, और जब गवर्नर साहब खुद देते हैं सूबा कि आप ले लो सूबा, मैंने जाना है, तो तालिबान क्या करेंगे? तालिबान ने तो जाना था आगे, तो तालिबान आगे जाते जाते फिर काबुल के करीब पहुंच गए। अभी आज कनाडा ने कहा कि हम उसको नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे तालिबान को, क्योंकि तालिबान ने तो अगर वो ना जाते तो जिस तरह भी ये डिस्टर्बेंस काबुल में थोड़ी सी हो गई है तो फिर मजीद हो जाती। तो मेरे ख्याल में ब्लेम अगर सदर बाइडन के बजाय लोग खुद अपने ऊपर ले तो ये शायद ज्यादा मुनासिब होगा। साहिब साहब, आपको भी लगता है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि अमेरिका को पता ही नहीं चला कि ये तो या तो तालिबान के साथ सदर अशरफ गनी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी तालिबान कह रहे हैं उन्होंने आखिर तक पासदारी नहीं की और भाग गए, हालांकि उन्हें हैंड ओवर करना था, अपने रेजिग्नेशन देना था। पता ही नहीं था अमेरिका को कि ये जो अफगान फौज है ये लड़ेगी नहीं, और ये बगैर अंडरस्टैंडिंग के अचानक अफगान फौज ने हथियार डाल दिए और अशरफ गनी भाग गए।
इसमें पहली गलती जो लॉन्ग टर्म है वो तो अमेरिकियों की है। अब कल जो बाइडन खुद बड़े मासूम बनने की कोशिश कर रहे थे, मसलन बॉन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने मशवरा दिया कि तालिबान को शरीक किया जाए, उन्होंने नहीं करने दिया। फिर हामिद करजई ने मुजद्दिदी की क़यादत में कमीशन बनाया तालिबान से मुफाहमत के लिए, अमरीकियों ने उनको करने नहीं दिया। उसके बाद उसने रब्बानी की क़यादत में कमीशन बनाया, उन्होंने उसको करने नहीं दिया, जितनी भी एफर्ट्स उनके दौर में हुई थी। फिर जब अशरफ गनी का भी अमरीकियों के बाद अगर दूसरा कोई कसूर आता है, ये तो अमरीकी थे कि अफगानिस्तान को छोड़ के इराक में जा घुसे। फिर 2014 में ये काम जब वो कर रहे थे कि अफगान हुकूमत को बाईपास करके दोहा में उन्होंने तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू किए, तो हामिद करजई का कद पहले भी अशरफ गनी की बनिस्बत बहुत बड़ा था और कल तो और भी बड़ा हो गया। तो देखिए उस वक्त हामिद करजई अमरीकियों के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि मैं हुकूमत को बाईपास करके आप उधर मुज़ाकरात करेंगे। तो उन्होंने कतर के सफीर को भी भेज दिया और वहां से अपने सफीर को भी बुला दिया और अमेरिकन से कहा कि ये काम और हमारी डेड बॉडी होगा। अशरफ गनी ये हिम्मत नहीं दिखा सके अमरीकियों के सामने। उनको अगर ये था तो उनको भी वो रुकावट डालनी चाहिए थी कि मेरी हुकूमत को बाईपास करके आप ये काम ना करें। फिर पिछले साल के दौरान देखिए जब कतर डील हो गई तो पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन हो गई, अगर अफगानिस्तान के मोहब्बत में नहीं भी थी तो पाकिस्तान की अपनी जरूरत के तहत यहाँ क़यादत ने ये रियलाइज किया था कि अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सोल्यूशन सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। और मैं बहुत सारी चीजों से जाती तौर पर वाकिफ हूँ कि इस साल के दौरान आर्मी चीफ ने, DGISI ने और जो अफगानिस्तान के लिए हमारे स्पेशल एनवॉय हैं सादिक, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए, मिन्नत करने का भी, दबाव डालने का भी, और अशरफ गनी उससे लम्हा बलम्हा उनको आगाह करते रहे। इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिकन या ज़ल्मे खलीलजाद इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन जो भी एफर्ट्स थी वो अशरफ गनी की तरफ से उसको सबूताज कर दिया जाता। मसलन आखिरी मरतबा काफी मामला एक हद तक पहुंचा दिया था पाकिस्तान ने और आर्मी चीफ गए ब्रिटिश जनरल के साथ, उनके सामने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। और लेकिन अगले दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमदुल्लाह मोहिब को पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पे भेज के उधर पाकिस्तान को गाली पड़वा दी। तो वो स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान की डील कराई तो उसकी एक वजह ये थी कि अमेरिकन ने पाकिस्तान को स्पेस दिया था। इन्होंने न पाकिस्तान को स्पेस दिया और न पाकिस्तान को तालिबान के सामने बात करने के काबिल छोड़ा। और फिर अपने लोगों के साथ उन्होंने ये धोखा किया कि आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि मैं लड़ूंगा, मैं मरूंगा, हालांकि वो अपनी फौज को नहीं लड़वा सके। यही फौज थी जो कि इससे पहले 2 साल ताहिर खान साहब बेहतर जानते हैं कि तालिबान से लड़ती रही और इस दौरान तालिबान एक भी सूबा लेने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि अमरीकी तो 2 साल से ऑपरेशनल पोजीशन में नहीं थे। फिर जब वो काबुल के इर्द गिर्द जमा भी हो गए तब भी अशरफ गनी का ये इसरार था और इतना गैर संजीदा बिहेवियर था कि एक हफ्ता पहले वो प्रेसिडेंसी में बैठ के तालीम के लिए 5 साला मंसूबे की इजलास की सदारत कर रहे थे, 5 साला मंसूबा बनाने की। तो वहां पे भी कुछ वज़रा ने सवाल उठाए कि जी ये हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर जब वक्त आया कभी जैकेट खोल के, कभी वो कि जी मैं लड़ूंगा, मैं मरूंगा, लेकिन फिर उन्होंने ये किया कि अपने साथियों को, अफगानों को, काबुल के शहरियों को इस तरह छोड़ के वो खुद निकल गए। हालांकि हामिद करजई अपने बच्चों के साथ काबुल में मौजूद है, इसीलिए मैं कहता हूं कि उनका कद बहुत बढ़ गया। गुलबदीन हिकमतयार वहां पे मौजूद है। तो अशरफ गनी ने अफगानों को भी मायूस किया, पीस प्रोसेस को भी वो सबूताज करते रहे और फिर ये कि अमरीकियों के भी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। मुझे आप ये बताइए सर, जैसे जिक्र कर रहे हैं कि यही अफगान फोर्सेस थे, यही लड़ते रहे थे। समी यूसुफजई साहब, मैं आपकी तरफ आऊँ तो क्या हुआ, ये जो अचानक सरेंडर हुआ तो ये क्या अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ, बगैर अंडरस्टैंडिंग के हो गया आपके ख्याल में? नहीं, कुछ अंडरस्टैंडिंग तो था, इसलिए कि जो कुछ सारी के वो जो एक चीज़ है, अफगान जो भी है वो लड़ रहा था, चाहे वो सामने उनकी जो भी हो, लेकिन ऊपर से जो अजीब व गरीब से जो जिन लोगों ने सरेंडर किया, जिनसे मेरी बात हो गई, जिनमें वो कह रहे थे कि हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, एकदम ऑर्डर आ जाते थे बस सरेंडर करो, लड़ाई नहीं करना।
खून खराबा नहीं करना, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मेरे ख्याल में एक कंट्रोल और कमांड में शायद कुछ हद तक अमेरिका ने भी अपना एक चीज़ इस्तेमाल किया, जो उन्होंने मिलिट्री कमांड में जोड़े थे, वो अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे ऑर्डर दे रहे थे जो अशरफ गनी जवान के सबब बने। मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पर अशरफ गनी का जो स्ट्रेटजी था और जो मिलिट्री लोग थे वो डिलीवर नहीं हो रहे थे, उनके ऑर्डर मनवान डिलीवर नहीं हो रहे थे और मुसलसल कोलैप्सेस हो रहे थे अफगानिस्तान की डिवीजन की, क्योंकि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में जो सबसे बड़ा लॉस किया, उन्होंने एक आर्मी बना दिया और बहुत बड़ी आर्मी, और इसकी कोलैप्स इस तरह होना ये अफगानिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग भी बगावत कर सकते हैं, कुछ भी अपने कंट्रोल के लिए दावा कर सकते हैं, तो लड़ने के लिए तो एक फौज की जरूरी है, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेक्स अफगानिस्तान के हाथ से चली गई है और फिर इस तरह दोबारा इस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के इमदाद के साथ इतनी बड़ी फौज खड़ा करना शायद अफगानिस्तान के अपने काम के बस के बात नहीं है।